हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी के आपके 28 दिन कुल बचे हैं आपके पास, और अपना तैयारी कीजिए और रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए आप, वैश्वीकरण, और ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रही हूँ, इससे संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित। देखिए, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि अधिक है। तो इसका आंसर होगा सी, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि अधिक है। अगला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आर्थिक सुधार अवधि में भारत पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में विस्तार किया है। कुल जीडीपी के अनुपात के रूप में वस्तु और सेवा व्यापार वर्ष 1990 के 17.2% से बढ़कर वर्ष 2000 में 30.6% तथा वर्ष 2021 में 46%, 2022 की पहली छमाही में 50% हो गया है। पिछले दशक के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव आया है। भारत की सकल एफडीआई वित्त वर्ष 2005-2014 के दौरान जीडीपी के 2.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2015-2022 में 2.6% हो गया। वित्त वर्ष 2022 में 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। वर्ष 1990-91 में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि दर जहां 9.2 थी, वहीं 2000 और 2001 तथा 2018-19 में क्रमशः 20.4% और 8.8% थी, जबकि इसी अवधि में आयात में प्रतिशत वृद्धि दर क्रमशः आयात एवं निर्यात की वृद्धि दर घटती बढ़ती रही है। वर्ष 2021 में जहां विश्व पण्य और सेवा निर्यात निष्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2.2% रही है, वही इसके आयात में भारत की हिस्सेदारी 2.7% रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया है। 1956 में, 1954 में, 1952 में, 1950 में। तो इसका आंसर होगा 1950 में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, औद्योगिक नीति की संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया। इसे पहली औद्योगिक नीति 1948 के स्थान पर अपनाया गया था। इस नीति की विशेषताएं इस प्रकार थी: उद्योगों का नया वर्गीकरण, निजी क्षेत्र के लिए गैर भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर विकास प्राप्त करना, श्रम कल्याण। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और 4, केवल 3 और 4, केवल 4। तो इसका आंसर होगा 4। देखिए, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। आइए, मानव पूंजी निर्माण शब्द का तात्पर्य देश की जनसंख्या के बीच क्षमताओं और कौशल के विकास से है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को मानव पूंजी निर्माण को प्रस्तुत करता है। मानव पूंजी निर्माण मनुष्य में निवेश और एक रचनात्मक और उत्पादक
संसाधन के रूप में उसके विकास से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? देखिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 3, 4। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। यह कस्टम एजेंसियों के उत्पाद नियम और शुल्क के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आगे देखिए, इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका महत्व कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, गरीब रेखा के ऊपर वाले परिवार, गरीब रेखा के नीचे वाले परिवार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए व्याख्या आप। अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबों को जिन्हें वृद्ध अवस्था पर पेंशन नहीं मिलती है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? इंदिरा गांधी जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, एंग्स मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी कितने प्रतिशत का अंशदान था? 32%, 20%, 12%, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 32%। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। व्याख्या देखिए आप लोग। एंग्स मेडिसन प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक वृद्धि और विकास के माप एवं विश्लेषण के विशेषज्ञ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स में कहा है कि प्रथम शताब्दी में भारत की जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का 32.9% थी तथा 1000 ईस्वी में 28% एवं 17वीं शताब्दी में 24% थी।